सो हेलो एवरीवन। तो अपने आईपीओ की सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए अभी हमारे पास काफ़ी सारे आईपीओज़ हैं जो आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 7 आईपीओज़ की बात करेंगे। सो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि 7 कंपनीज़ अभी लिस्ट होने वाली है। ज़्यादातर कंपनी 6 अगस्त को लिस्ट होगी, एक कंपनी जो है वो 7 अगस्त को लिस्ट होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आकुम ड्रग्स से। सो आकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये कंपनी का आईपीओ साइज 646 से 679 रुपीज़ के बीच में आएगा। आईपीओ की डेट 30 जुलाई से 1 अगस्त है, यानी कल तक का डेट इसमें अवेलेबल है। कल तक अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है। इशू साइज इसमें से 1856 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू सिर्फ 680 करोड़ का है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी इनके शेयर्स हैं तो वो अपने कुछ शेयर्स जो हैं मार्केट में सेल करने वाले हैं। तो रिटेल का सब्सक्रिप्शन अभी इसमें 2.39 टाइम्स आया हुआ है। क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन अभी सिर्फ 0.3 टाइम्स है। तो जनरली क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जो है लास्ट डे पर ज़्यादा आता है। ये वैसे मतलब ऐसे कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लास्ट डे पर ही आता है। किसी किसी केस में जब कंपनी ज़्यादा अच्छी हो तो पहले दिन पे भी आ जाता है। बिग एच एन आई 1.02 टाइम सब्सक्राइब्ड है और स्मॉल एच एन आई 1.01 टाइम सब्सक्राइब्ड है। अब इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं ना, एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर्स इनके काफ़ी अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पे तो ब्लैक रॉक भी है जो कि इसके एंकर इन्वेस्टर्स के लिस्ट में है। इंडिया में देखोगे इनके इनके एंकर इन्वेस्टर्स तो मोस्टली जो है वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो सिर्फ 14,938 है, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू जो नॉर्मल हमारे आईपीओ आते हैं जो कि यूजुअली 1 लाख के अराउंड होते हैं। अच्छा, कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा पता करने की कोशिश की तो उससे पता चला कि कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ब्रांडेड फार्मूलेशन है इनके पास, एज वेल एज थोड़ी जेनरिक ड्रग्स भी बनाती है। और कंपनी 2004 में बनी हुई थी। तो कंपनी एक नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है ड्रग्स वगैरह, और उनके पास थोड़े पेटेंट्स वगैरह भी रहते हैं। फिर अपना कुछ फार्मूलेशंस भी करती है जो कि मार्केट में वो थोड़े महंगे दाम पर बेचती है जेनरिक ड्रग्स के कंपैरिजन में। तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी है, इसमें कुछ खास और स्पेसिफिक नहीं है। और कंपनी एक एसएमई है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो एक्चुअली इस कंपनी के बारे में मैंने थोड़ा और पता करने की कोशिश की और मैं सोचा कि इसके वेबसाइट पर जा कर के देखूं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे तो इसका वेबसाइट ही काम नहीं करता ढंग से। ये आप देख लो, डेटाबेस कनेक्शन एरर। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी जब भी मैं इस कंपनी के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा था। इसके वेबसाइट पर तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ स्क्रीनर पे जो भी अवेलेबल था वो मैं चेक कर रहा था। सो अगर आप देखोगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को तो यहाँ पर सेल्स जो है ओवरऑल इंक्रीज़ करता गया है। आप ये वाले पार्ट को अलग देखिए और ये वाले पार्ट को। रीज़न बीइंग यहाँ पे 2015 और 16 का डेटा है, इसके बाद 21, 22, 23, 24 का। अगर 2020 का भी डेटा होता तो थोड़ा पता अंदाज़ा हो जाता कि ये कंपनी जो है कोविड से पहले कैसे काम कर रही थी। तो अगर आप देखोगे तो इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट लाइक मतलब सेल्स के साथ ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके जो वेरिएबल कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनके फिक्स्ड कॉस्ट लो हैं और वेरिएबल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है हर ईयर में। अब देखोगे निगेटिव भी पहुंच गया है। ज़्यादातर ईयर्स में तो पॉजिटिव है, बट एक जगह पे निगेटिव भी है जो कि 2022 में है। एंड देन अगेन इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो फ्लक्चुएट करेगा। कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा था धीरे धीरे और सडनली 2022 में ये निगेटिव हो गया। 2023 में फिर से थोड़ा सा पॉजिटिव आया एंड 2024 में जस्ट ये 1 करोड़ की प्रॉफिट है। तो कंपनी वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, तो एक बार इसका बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं इसके, तो रिजर्व्स इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बोरोइंग्स भी बट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स के कंपैरिजन में इनकी बोरोइंग्स जो थी वो कम थी, बट आप यहाँ पर देखोगे तो इस 2023 में आते आते इसकी बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। 2024 का डेटा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है और इसका वेबसाइट भी नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड देन आप देखोगे तो ओवरऑल एसेट साइज़ जो है वो कंपनी का इंक्रीज़ ही किया है, तो ये अच्छी बात है। तो इसके अदर एसेट्स में अगर आप देखोगे कि कैश इनके पास कितना है, तो कैश इनके पास बहुत ज़्यादा नहीं है अवेलेबल। और बट 2024 में इनके पास जो कैश है वो इंक्रीज़ हो गया। तो ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस कंपनी को देख करके, ऑल्दो एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट काफ़ी अच्छी है इसकी।
और बड़े बड़े नाम जो है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मे बी इस कंपनी का जो है फ्यूचर अच्छा हो, मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो, बट शॉर्ट टर्म व्यू फ्रॉम द IPO पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ये मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है। और क्योंकि ये फार्मा सेक्टर में इसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे कोविड आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब लोग दवाई खाना तो नहीं छोड़ेंगे, बीमारी वगैरह चीज़ें ये सब चीज़ लगी रहती है। और आपके घर में भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हो जो कुछ ना कुछ दवाई खा रहा हो, ज़्यादातर घरों में ऐसे कोई ना कोई इंसान मिल ही जाता है। और आजकल डायबिटीज़ वगैरह एक्सेट्रा कॉमन हो गई है। तो ये कंपनी जो है एवरग्रीन सेक्टर में है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी जो है अच्छा कर सकती है, कैश रिच कंपनी है और इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो उस नज़रिए से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, बट IPO पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है बल्क कॉर्प इंटरनेशनल। तो इसका IPO प्राइस जो है 100 से 105 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। 30 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कल तक का आखिरी डेट है और 6 अगस्त को लिस्ट हो जाएगी। इशू साइज सिर्फ 20.78 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटी सी कंपनी है। रिटेल ने ऑलरेडी 20 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है, तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। स्मॉल HNI का डेटा नहीं है, बिग HNI का डेटा 6.42 टाइम सब्सक्राइब है, QIB भी 4.77 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। एंकर इन्वेस्टर्स देखें तो मोस्टली इंडियन कंपनीज है इसमें। तो लॉट साइज़ देखोगे तो 1200 शेयर्स का लॉट साइज़ है। तो टोटल जो आपको पैसे लगेंगे इसके एक लॉट को खरीदने में वो 1,20,000 से लेकर के 1,26,000 के बीच में है। कंपनी का मेन काम जो है वो है फूड ग्रेड बैग्स बनाना। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में चेक कर लेते हैं। तो कंपनी जो है 2012 में फॉर्म हुई थी। कंपनी का जो मेन काम है वो है फूड ग्रेड बैग्स बनाना। तो फूड ग्रेड बैग्स क्या होते हैं? ये ऐसे बैग्स होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं थोड़ा ईजिली, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाती है जो कि फर्टिलाइज़र, सीमेंट, फूड ग्रेन्स और अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ में काम आती हैं। मिनरल रेजिन्स, पॉलीमर, रबर, इनको बांधने में काम आता है। तो कंपनी का काम जो है ये भी एवरग्रीन टाइप का ही है ये। और कंपनी हेडक्वार्टर्ड है पुणे में और कंपनी के रेगुलर एक्सपोर्ट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। अब कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बारे में तो कहीं पर मेंशन नहीं मिला, बट ये मेंशन है कि कंपनी जो है ये सब कंट्रीज़ में रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ध्यान देते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप देखोगे तो इसका सेल्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। 2022 में एक बड़ा सा जंप आया था, बट इसको अगर ना कंसिडर करें तो ओवरऑल सेल्स जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये जंप कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हो सकते हैं, बट अदरवाइज़ ओवरऑल ये इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। तो उसके वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी है आप देखोगे तो 6%, 5%, 6% एंड देन 10% निकल के आ रहा है 2024 में। तो इसके पीछे रीज़न ये होगा कि इनके जो कॉस्ट हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है। तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। अगर आप 31 करोड़ के सेल्स पर देखोगे तो सिर्फ 0.64 का प्रॉफिट है, बट 31.39 के सेल्स पर इनका 0.64 का प्रॉफिट है। तो 38 पर 1.21 है, तो 45 पर 3.56 है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये थी कि 48 के सेल्स पर ये 3.56 से ज़्यादा होना चाहिए था। तो अगर आप देखोगे तो 2022 में इनका जो मटेरियल कॉस्ट था वो 72% था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हो सकता है कि कुछ जो रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर्ड थे इस कंपनी को बनाने के लिए उनके प्राइसेस सूट अप हो गए होंगे, जो कि पॉसिबल है। कोविड के जस्ट बाद काफ़ी सारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस अचानक से सूट अप हो गए थे। तो 2022 को अगर एक्सेप्शन मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ ठीक ठाक है। अगर कंपनी को देखा जाए तो इक्विटी कैपिटल जो है इसके ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं। 2024 में ये 5.54 हो गया है। रिजर्व्स इनके थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। बोरोइंग्स इनका लो है, जो कि अच्छी बात है, बट रिजर्व्स इनके ज़्यादा होने चाहिए बोरोइंग से। तो बोल सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा भरोसेमंद है, ये बुरे टाइम्स में भी आराम से सेल कर सकती है। अगर इनका टोटल एसेट साइज़ देखा जाए तो ओवरऑल एसेट साइज़ भी धीरे धीरे ग्रो किया है, एक्सेप्ट फॉर 2022 जहाँ पे अगेन यहाँ पर भी स्पाइक आया हुआ है। अगर आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो एसेट साइज़ है वो 32.36 करोड़ पे 2024 में हो गया है। तो कंपनी देखी जाए तो ओवरऑल ये कंपनी जो है थोड़ी सी बेटर लग रही है एंड ये कंपनी थोड़ी सी स्टेबल भी लग रही है। इसका ग्रोथ हो रहा है बट थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी को। तो नेक्स्ट कंपनी है आशापुरा लॉजिस्टिक्स। IPO प्राइस जो है 136 से 144 रुपीज़ के बीच में है
1 अगस्त इसका लास्ट डेट है, तो यानी कल तक अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है। इशू साइज़ है 52.66 करोड़, तो पिछली वाली कंपनी से थोड़ी बड़ी कंपनी है। रिटेल जो है ऑलरेडी 5.88 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। बिग HNI 1.92 टाइम्स एंड QIB 1.5 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। तो स्मॉल HNI का डेटा अवेलेबल नहीं है। और एंकर इन्वेस्टर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, और इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं वो मोस्टली इंडिया के ही हैं। लॉट साइज़ जो है 1000 शेयर्स का लॉट साइज़ है, यानी कि 1,36,000 से लेकर के 1,44,000 मिनिमम बिड प्राइस है इसका। तो एक बार कंपनी के बारे में चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट पर मैंने चेक किया, तो बेसिकली कंपनी जैसे जो नॉर्मल लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है, अलग अलग जगह पे ये लोग लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, यहाँ से वहाँ सामान भेजने का काम करते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में सामान भेजने का काम करते हैं। तो ये कंपनी भी बिल्कुल वही करती है, इवन कस्टम क्लियरेंसेस में भी हेल्प करती है। बट कंपनी का वही है मेन काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना। ओशन, एयर और सरफेस तीनों जगह पर ये अवेलेबल है। तो कंपनी हर टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स का यूज़ करती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी के अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे, तो सेल्स एंड एक्सपेंसेस के बाद जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। कंपनी के इवन जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं वो भी थोड़े से स्टेबल नज़र आ रहे हैं। कंपनी का ओवरऑल सेल्स जो है 2024 में डिक्लाइन हुआ है, बट उसके बाद भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी ने कॉस्ट अपने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखे हैं। तो ओवरऑल कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल टाइप की कंपनी लग रही है। ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी टाइप की लग रही है देख करके। तो इसके बैलेंस शीट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो इसके पास जो इक्विटी कैपिटल है वो पहले तो ज़ीरो था, बट अभी 2024 में आपको दिख रहा होगा 10, एंड रिजर्व्स इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं धीरे धीरे, जो कि और भी अच्छी बात है। एंड अगर आप इसके बोरोइंग्स को देखोगे तो बोरोइंग्स जो हैं इसके 2022 में रिज़र्व से ज़्यादा थे, बट उसके बाद आप देखोगे तो बोरोइंग्स इसके रिज़र्व से कम ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अदर एसेट्स में देखोगे तो इसके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। इनके पास कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो भी थोड़े से इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओवरऑल जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो धीरे धीरे, एसेट साइज़ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लगी। इनफैक्ट पिछली दो कंपनीज से देखा जाए तो ये कंपनी और भी ज़्यादा बेटर लगी। तो चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो है राजपूताना इंडस्ट्रीज़। इसका जो IPO प्राइस है सिर्फ 36 से 38 रुपीज़ का है। IPO डेट्स अगेन 1 अगस्त तक अवेलेबल है, तो कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट 6 अगस्त है। 23.88 करोड़ करोड़ का इशू साइज़ है। दैट मीन्स कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। रिटेल ने ऑलरेडी 35.81 टाइम्स सब्सक्राइब कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई सब्सक्रिप्शन है अभी तक जो भी मेरे लिस्ट में रहे हैं। बिग HNI में भी काफ़ी ज़्यादा हाई सब्सक्रिप्शन है 13.45, एंड QIB में भी काफ़ी हाई सब्सक्रिप्शन है 3.71। ऑल्दो इसके एंकर इन्वेस्टर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वही सेम है जो इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं। इसका लॉट साइज़ जो है वो 3000 शेयर्स का है। एक लॉट यानी 1,08,000 से 1,14,000 के बीच में आपको अमाउंट जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा इस IPO में अप्लाई करने के लिए। अब कंपनी क्या करती है? कंपनी जो है 2011 में फाउंड हुई थी, और कंपनी का जो मेन काम है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स बनाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स। तो ये मोस्टली जो है B2B सेगमेंट में काम करती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है। ये जो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स हो गए, मेन इनका काम है कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम और उनके अलॉयज़ पे काम करना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनके अलॉयज़ पर काम करना। और ये उनके जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ वायर्स हो गए, ट्यूब्स हो गए, या फिर कंपोनेंट्स हो गए जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, तो ये वो सब चीज़ों को बना करके उनको बेचती है। अब अगर इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो इनका ओवरऑल सेल्स जो है ओवर द पीरियड इंक्रीज़ ही हुआ है, और इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर ईयर में सेम ही रहा है। इट मीन्स कि इनका कॉस्ट भी कंट्रोल्ड है, एंड इनके जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है वो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही इतना ज़्यादा कम है इनका, 5% है, कि जो नेट प्रॉफिट जो है एक ईयर में तो आप देखोगे 0 करोड़ है। सो जो इनका जो मार्जिन्स है ना ये बहुत ज़्यादा लो है। तो कंपनी काफ़ी लो मार्जिन पे काम कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा सा जो कॉस्ट वगैरह होता है, फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से जो कंपनीज जो है उनके लिए थोड़ा सा सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसके बाद भी ये कंपनी जो है प्रॉफिट में रही है, तो ये अच्छी बात है।
अगेन कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे तो ओवरऑल इक्विटी कैपिटल जो है वो 14 से 15 करोड़ हुआ है। बोरोइंग्स जो है इनकी ऑलमोस्ट सेम रही है, बहुत ज़्यादा मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है ईयर बाई ईयर। रिजर्व जो है वो इनके बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है, बट अगर बोरोइंग्स कम होता तो कंपनी जो है थोड़ी और बेटर दिख सकती थी। और इनका ओवरऑल जो है एसेट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ किया हुआ है। तो कंपनी में एक चीज़ अगर आप देखोगे तो अदर एसेट्स के अंडर जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है जो इसको बैलेंस कर रहा है। प्लस इनके पास जो रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, इक्विटी कैपिटल इनके पास इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अच्छी बात है इस कंपनी में। तो ओवरऑल कंपनी तो ठीक ठाक दिख रही है। मतलब देखा जाए तो ये कंपनी और पिछली वाली कंपनी थोड़ी अच्छी लगी देखने में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट कंपनी जो है वो है किजी अपैरल्स। इसका IPO साइज़ सिर्फ 21 रुपीज़ के पास रखा गया है। अगेन इसका IPO डेट जो है 1 अगस्त तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, यानी कल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसका इशू साइज़ जो है 5.58 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है ये। रिटेल में 7.91 ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, बिग HNI 1.27 टाइम्स है, QIB का भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट अवेलेबल नहीं है। लॉट साइज़ जो है इसका 6000 शेयर्स का है, यानी कि 1,26,000 से 1,26,000, क्योंकि इसका प्राइस रेंज जो है सेम है। सो इसमें 1,26,000 रुपये ब्लॉक करने पड़ेंगे इस IPO में अप्लाई करने के लिए। अब कंपनी के बारे में देखा जाए तो ओके, तो मैंने एक बार दोबारा से कंफर्म किया, ये कंपनी जो है मार्च 24, 2023 में ही इस्टेब्लिश हुई है। एक्चुअली ये कंपनी का फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट लास्ट ईयर हुआ है, बट इससे पहले भी कंपनी जो है काम कर रही थी। सो बेसिकली इससे पहले जो है कंपनी जो है अरविंद लाइफस्टाइल ब्रांड को अपने कपड़े सप्लाई कर रही थी। अब ये अरविंद लाइफस्टाइल है क्या? तो अरविंद लाइफस्टाइल जो है ये टेक्सटाइल एंड अपैरल बेस्ड कंपनी है अहमदाबाद गुजरात में, जो कि काफ़ी सारे ब्रांड्स रन करती है। अगर आपने नाम सुना होगा, फ्लाइंग मशीन है, एरो है, US पोलो है, सॉरी टॉमी हिलफिगर है, कैल्विन क्लीन है, नॉटिका है, गैप है, ये सब चीज़ें ये रन करती है। और जो कंपनी है इसके पास एक रिटेल चेंज भी है मेगा मार्ट के नाम से। तो किजी अपैरल्स जो है ये इनको सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा इनका पार्टनरशिप भी है रिलायंस रिटेल के साथ। और 2021 में इन्होंने कोई ब्रांड भी इंट्रोड्यूस किया था किजी नाम से, और इसके अलावा एक और ब्रांड है अनुतारा, यहाँ पे आप देख सकते हो अनुतारा नाम से किजी नाम करके एक ब्रांड था। वैसे मैंने तो इसका नाम नहीं सुना है, लेकिन अगर आपने नाम सुना होगा तो बताना मुझे। और कंपनी जो है ये 5 सेक्टर में अलग अलग तरीके से बेसिकली ये रीच आउट करती है कस्टमर्स को। इनके पास B2B और B2C सेगमेंट दोनों हैं। तो ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी वर्क करती है। तो कंपनी का देखा जाए तो बिज़नेस मॉडल अच्छा है कि कंपनी दोनों टाइप के सेगमेंट से कमाती है। और कंपनी के पास कुछ अच्छे ब्रांड नेम्स भी हैं जिनके साथ इनका टाई अप है, ठीक है। तो कंपनी के एक बार फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो अब देखोगे ये सबसे रिसेंट ये कंपनी है, फिर भी इसका IPO काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ रहा है। उसके पीछे रीज़न आप देखोगे तो सिंपल सा है, ये कंपनी का जो ऑपरेशन है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन स्क्रीनर पे तो वैसे अवेलेबल नहीं था, एंजल वन की साइट पर ही अवेलेबल था। तो आप देखोगे 2022 में ये 498.92 इसका ओवरऑल रेवेन्यू था, और ये बढ़ करके ऑलमोस्ट 2000 पहुंच चुका है, ठीक है। मतलब 2 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ये लाख में है वैल्यू, तो 2 करोड़ इसका ओवरऑल रेवेन्यू पहुंच चुका है। बट इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो काफ़ी छोटा निकल के आ रहा है। इवन 2 करोड़ की रेवेन्यू में आप देखोगे 498 लाख की रेवेन्यू में 20 लाख यहाँ पे निकल के आ जा रहा था। बट 2 करोड़ होने के बाद भी इसका ऑलमोस्ट ये आप बोलो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 80 के आसपास होना चाहिए था अगर इसका भी 4 टाइम्स है तो, बट ये 72 निकल के आ रहा है। तो कंपनी के थोड़े कॉस्ट ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइड अप हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर आप देखोगे तो उल्टा ये रिड्यूस हो गया है, मतलब 2022 से 2024 में ये ओवरऑल रिड्यूस हो गया है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो ये कम होना चाहिए, तो यस ये 1 से कम है, तो जो कि अच्छी बात है। तो ये भी कंपनी थोड़ी सी अच्छी लग रही है फ्रॉम IPO पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी इनफैक्ट अच्छा करे अगर इनका ऑर्डर बुक हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहा और इनका जो सेल्स है ये इस तरीके से अगर इंक्रीज़ होता रहा, तो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनी भी बन सकती है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी को।
नेक्स्ट कंपनी जो है वो साथलोकर सिनर्जीज़ है। तो आईपीओ प्राइस जो है 133 से 140 है। अगेन इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का कल है 1 अगस्त। इसका लिस्टिंग डेट 6 अगस्त को। 92.93 करोड़ की कंपनी है, तो कंपनी थोड़ी सी बड़ी है। रिटेल ऑलरेडी 8 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, बिग HNI 3.58 टाइम्स एंड QIB 6.64 टाइम्स। तो ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है QIBs का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है। एंकर इन्वेस्टर्स में एक HDFC थोड़ा सा बड़ा नेम निकल के आ रहा है, और बाकी दोनों वो सेम इंडियन कंपनीज़ हैं। एंड लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है, तो 1,33,000 से 1,40,000 के बीच में ब्लॉक करना पड़ेगा इस IPO में अप्लाई करने के लिए। तो ये कंपनी जो है पहले लोहतास वेंचर्स के नाम से चलती थी, और ये कंपनी 2013 में फाउंड हुई है। और कंपनी जो है EPC में काम करती है। तो EPC कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। स्पेसिफिक चीज़ बनाने का काम नहीं है, इनका काम है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स पे काम करना। कंपनी के पास 118 एम्प्लॉयज़ हैं, और जैसा कि कंपनी ने अपने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है, इंडस्ट्रियल, वेयरहाउस, कमर्शियल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे ये सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए, हॉस्पिटल, रिजॉर्ट्स, विलाज, इनमें मैकेनिकल काम, इलेक्ट्रिकल काम, प्लम्बिंग का काम वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें करती है कंपनी। और कंपनी ने फ़िलहाल 4 स्टेट में काम कर रखा है, जैसा इन्होंने अपने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। तो अगर ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मार्च 2020 का डेटा है ना, ये कोविड से पहले का डेटा है। तो इसमें इसका सेल्स जो है बहुत ज़्यादा हाई था, एंड धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि कोविड के बाद इनकी जो है ना रिकवरी हो रही है, और मार्च 2024 में इनका सेल्स जो है अचानक से इंक्रीज़ हो गया। तो ये अच्छी बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, बट मैं बोलूँगा ओवरऑल इन्होंने मेंटेन करके रखा है, जिसकी वजह से जब सेल्स इनका इंक्रीज़ हुआ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो गया, एंड ये 14% के ऊपर आ गया। सो नेट प्रॉफिट जो है इनका अगेन थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखा जाए तो 58 के रेवेन्यू पर भी 1 करोड़ ही प्रॉफिट रहा था, जबकि 87 पे ये जा करके फिर 5 करोड़ हो गया। तो ठीक है, कंपनी धीरे धीरे एडवांस कर रही है, मतलब आगे बढ़ रही है देखा जाए तो, और कंपनी के जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो सब ठीक ठाक है। कंपनी का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो इक्विटी कैपिटल जो है वो सेम रहा है। कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैश रिच है, बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है 2024 में, ये तो और अच्छी बात हो गई। और कंपनी का जो एसेट साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी देखी जाए तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। ओवरऑल ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब 3-4 कंपनी इस लिस्ट में जो है वो काफ़ी अच्छी निकल करके आई, तो उसमें से एक कंपनी मैं ये भी बोलूँगा। एंड जो लास्ट कंपनी है हमारे लिस्ट की वो है उत्सव सीजर गोल्ड ज्वेल्स। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये गोल्ड का काम करती होगी। तो IPO प्राइस जो 104 से 1110 के बीच में है। 31 जुलाई से यानी कि आज से इसका बिडिंग स्टार्ट हो रहा है, जो कि 2 अगस्त तक चलेगा। लिस्टिंग डेट 7 अगस्त है। इशू साइज 69.5 करोड़ है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, बट अगेन ये SME है, और SME में थोड़ी सी बड़ी है। रिटेल साइज़ जो है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 2.64 टाइम्स चल रहा है। बिग HNI 0.93, QIB का अभी तक डेटा नहीं है, 0.00 शो कर रहा है। एंकर इन्वेस्टर्स अगेन मोस्टली वही हैं। इसके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट थोड़ी लंबी है, एंड प्लस इसमें जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं मोस्टली इंडियन है। तो लॉट साइज़ जो है वो 1200 शेयर्स का निकल के आ रहा है। तो 1,24,000 से लेकर के 1,32,000 के बीच में अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा। तो जैसा कि कंपनी का नाम है, तो कंपनी मोस्टली गोल्ड पर काम करती है। 18 कैरेट से लेकर 22 कैरेट गोल्ड यूजुअली इनका जो है मेन काम है। इसके अलावा कंपनी जो है किस टाइप की ज्वेलरी बनाती है, क्यूबिक जिरकोनिया जो है उसका यूज़ करके गोल्ड में मतलब उनको कास्ट करती है। तो क्यूबिक जिरकोनिया बेसिकली एक डायमंड का ही क्या कह सकते हैं, कार्बन कॉपी है। डायमंड का एक क्या कहते हैं, फेक वर्जन है। सो ये डायमंड जैसा दिखता है, और इसका हार्डनेस भी ऑलमोस्ट लाइक उतना ही होता है। एंड इसे जो है ज्वेलरी मतलब गोल्ड वगैरह में बना करके लोग पहनते हैं, लोगों को पसंद है, तो ये उनसे इनका मेन पैसा आता है। ठीक है, तो कंपनी के पास जो है 15 कैट डिज़ाइनर्स हैं, जिनके मदद से ये लोग अलग अलग डिज़ाइंस बनाते हैं। तो एक बार कंपनी के फाइनेंसियल्स पे ध्यान देते हैं। वैसे तो कंपनी के सिर्फ 3 साल का डेटा ही अवेलेबल है, 21, 22 एंड 23। अगर 4 से 5 साल का डेटा अवेलेबल होता तो थोड़ा सा बेटर होता, बट स्टिल जो है उसी में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका नियर अबाउट सेम रहा है, 3% से 5% इंक्रीज़ हुआ है। एंड जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो भी ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट
इन द लाइन है, बट देखा जाए तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा लो है। कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 4 करोड़ है। रिजर्व्स इसके धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है कंपनी की, तो एक अगेन निगेटिव पॉइंट है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड देन इसके बैलेंस शीट में बोरोइंग्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल एसेट साइज़ इसका इंक्रीज़ हो रहा है। और अब अगर आप वो अदर एसेट्स देखोगे तो इसमें अगर आप इन्वेंट्रीज देखोगे तो इन्वेंट्रीज इनके धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बट देन अगेन इन्वेंट्रीज भी इनके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक बार इन्वेंट्री डेज़ पर ध्यान देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री डेज़ देखोगे तो ये जो है इन्वेंट्री डेज़ यूजुअली ये बताते हैं कि मतलब कितने दिन में आपका इन्वेंट्री जो है वो बिक जाता है, ठीक है, कितने दिन में उसकी सेल हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो 2021 में 32 था, देन 2022 में इंक्रीज़ हो गया 62 हो गया, 2023 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया। तो कंपनी का जो इन्वेंट्री डेज़ है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, जबकि पेबल्स जो है ये यानी कि कितने दिन में ये पे कर देते हैं अपना डेट, तो ये बहुत जल्दी पे कर देते हैं। ये किसी भी टाइप का डेट जल्दी रखते नहीं हैं खुद में, बट इनको जिनसे पैसा आना होता है यानी कि डेटर डेज हो गया वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि लोग इन्हें पैसे बहुत धीरे देते हैं, बट ये खुद का पेमेंट जो है वो जल्दी कर देते हैं। और इनके ओवरऑल इन्वेंट्रीज भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो एक निगेटिव पॉइंट है देखा जाए तो। कंपनी जस्ट ठीक ठाक है, कंपनी बहुत ज़्यादा तगड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी लिस्ट की आखिरी कंपनी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसके लिए सब लोग वेट करते हैं वो है जीएमपी। तो सारी कंपनीज़ की जीएमपी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 लोकस एनर्जीज़ की सबसे अधिक जीएमपी चल रही है 107%। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो देन बल्क कॉर्प अगेन ये 80% जीएमपी पे, राजपुताना 128% पे है, आशापुरा लॉजिस्टिक्स 65% पे है, आकुम ड्रग्स सिर्फ 28% पर है। किसी अपैरल्स की ऑल्दो अवेलेबल नहीं है, बट मुझे लग रहा है ये भी काफ़ी अच्छे जीएमपी पर होगी, क्योंकि ये कंपनी का ओवरऑल ये कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग लग रही है देखने में, ये लॉन्ग टर्म में अच्छी लग रही है। जो कंपनी अच्छी लग रही थी राजपुताना, आशापुरा लॉजिस्टिक्स ये ठीक लग रही थी, सातोलकर ठीक लग रहा था। तो अब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो कंपनीज़ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है तो उनका जीएमपी भी थोड़ा सा हाई रहता है, ठीक है। किसी अपैरल्स के अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक कि इसकी भी जीएमपी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। मैं सर्च करने की कोशिश करूँगा, और अगर मुझे मिलता है तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो के लिए जस्ट इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मुझे बस एक ही लाइक चाहिए, वो भी आपका। दैट्स ऑल, थैंक यू।